हेलो गाइज, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। आज हम लोग 11th क्लास में एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर एनसीईआरटी का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग जब कंप्लीट होगा तब मोलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसमें एक से अधिक एलिमेंट होते हैं, उनके एटम्स होते हैं और उन एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जो उनको सेपरेट नहीं होने देता है, टुगेदर बाइंड करके रखता है। तो किन्हीं दो एटम को आपस में बाइंड अप करने का जो फोर्स काम करता है, बाइंडिंग फोर्स जो होता है, बेसिकली वही केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। और केमिकल बॉन्डिंग के बिना कंपाउंड का फॉर्मेशन संभव नहीं होता है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स और आयंस इट्स टुगेदर in different chemical species is called a chemical bond और chemical bonding। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए या एलिमेंट के ही मोलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इनके डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं। तो इनके डिफरेंट टाइप्स में 3 टाइप मेन होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ग्रुप में। एक हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, दूसरा हुआ कोवैलेंट बॉन्ड या इसको पार्टनरशिप बॉन्ड भी बोलते हैं, और तीसरा हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो या इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि और डेटिव बॉन्ड, कहीं कहीं बुक में ये भी मिल जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा उसका रिकॉल करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट जो होता है उसके लिए सिंप्लीफाइड डिफिनीशन ये होता है कि जब कोई भी 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र के द्वारा बॉन्ड बनता है, यानी उस बॉन्ड में एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और दूसरे एटम के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, तो इनके द्वारा जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। जैसे लेविस ने कहा कि कोई भी एटम है तो जो इनर्ट गैस नहीं है तो वह अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह ऑक्टेट बनाना चाहता है, यानी ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है। उसी के बाद उसमें कोसेल थे और भी साइंटिस्ट थे, तो अपना अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करते गए। ऑन द होल यही रिजल्ट निकल करके सामने आया कि हाइड्रोजन है तो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम की तरह स्ट्रक्चर प्राप्त करना चाहता है, या कोई भी अदर एलिमेंट है। तो हम लोग ओवरऑल यही कह सकते हैं कि हर एटम को ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर प्राप्त करे। अब उस नियरेस्ट इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए, यानी वो हीलियम के नज़दीक है तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। अगर हीलियम को छोड़ करके बाकी कोई भी है तो उसके जैसे आपके नियॉन के हो, आर्गन के हो, जेनॉन के हो, क्रिप्टन के हो, रेडॉन के हो, तो इसके नियरेस्ट अगर कोई एलिमेंट है तो इनके तरह अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कम्प्लीटली, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, या फिर दोनों आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, या कभी कभी वन साइडेड डोनेशन हो जाता है। शेयरिंग के रूप में ही होता है, लेकिन शेयरिंग बोथ साइडेड होकर के नहीं वन साइडेड हो जाता है। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इसमें जब वन साइडेड ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक साइड के इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो
तो वैसे बॉन्ड को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जब ये ट्रांसफ़र होगा तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या डोनेट किया जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव आयन बन जाता है, यानी केटायन बन जाता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ पर आपका एनायन बन जाता है। तो जब भी एक केटायन और एक एनायन बनेगा तो उसके हिसाब से केटायन और चूँकि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एनायन आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और वो दोनों आयन एक दूसरे के नज़दीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions is termed as the electrovalent or ionic bond। आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि इसमें आयन फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। फिर इन अदर वर्ड्स we can say that the bond formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom is known as electrovalent bond। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। देखिए सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को डिनोट करते हैं। तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट स्ट्रक्चर से दिखा दिया है, सोडियम को क्लोरीन को हमने क्रॉस से दिखाया है, सोडियम को डॉट से दिखाया है। तो होता क्या है कि जब दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 281 है इसका। तो अगर 1 हट जाएगा तो 8 बचेगा, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और क्लोरीन के केस में 287 है, तो लास्ट में एक अगर मिल जाएगा तब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या 7 हट जाएगा तब इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने से ज़्यादा अच्छा है, आसानी से हो जाएगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर सकता है। और सोडियम के पास था कि या तो 7 लेता, नहीं तो एक हटाता। तो इसके लिए एक हटाना आसान होता है, जो गेन करना या लूज करना, डोनेट करना, दोनों में जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा हो वही स्टेप फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसमें कम परेशानी होती है, आसानी से वो किया जा सकता है कम नंबर वाले को। तो इसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो क्लोरीन के पास एक मिल जाता है, तो क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया, सोडियम का भी 8 पूरा हो गया। अब ये मैटर नहीं है कि क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिट में 8 पूरा हो रहा है और सोडियम के कौन से ऑर्बिट में 8 पूरा हो रहा है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ बना लेता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके Cl- बना लेता है, तो NaCl के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसके ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो प्रायः एक मेटल और एक नॉन मेटल के केस में बनता है। इलेक्ट्रोवैलेंट जब भी बनेगा तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के केस में बनेगा। क्यों? तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, जबकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं। तो इसलिए जब एक देने वाला और एक लेने वाला होगा तो उसमें आपका कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हैं। सेकंड आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर, बोथ साइडेड शेयरिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट नहीं करता है या कंप्लीटली गेन नहीं करता है, लेकिन वो हैंड शेकिंग, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी हमारा फ्रेंड खड़ा है और हम भी खड़े हैं, दोनों मिलना चाहते हैं, तो हमने भी अपना एक हाथ बढ़ाया, वो भी अपना हाथ बढ़ाया, हैंड शेकिंग करके एक बॉन्ड बना लिए। थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी अपना हाथ बढ़ाया, हम भी अपना 2 बढ़ाया कर लिए, तो ये और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया। लेकिन मेरा हाथ मेरे पास है, उसका हाथ उसके पास है, शेयरिंग है ये। तो इस शेयरिंग में जब दोनों साइड से शेयरिंग होती है तो वो जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब
इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो ई 8 करने के लिए क्या करता है कि इससे एक हाथ मिलाता है, और इसको भी 8 चाहिए तो 7 इसका है तो इससे भी एक हाथ मिलाता है, तो दोनों एक एक हाथ मिला करके यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से Cl बनता है, और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर डबल दो की शेयरिंग से हो, जैसे ऑक्सीजन के केस में दो की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा तो वो हो जाएगा डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के केस में 3 की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, क्योंकि 5 होते हैं हर नाइट्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच साइड के आधार पर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को 3 टाइप में बांटते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। जब दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड, दो की शेयरिंग हो डबल बॉन्ड, 3 की शेयरिंग हो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड का एक और टाइप होता है, जो टाइप हम लोग देखते हैं पोलैरिटी के बेस पर, चार्ज फॉर्मेशन के बेस पर। तो चार्ज फॉर्मेशन में भी क्या होता है कि जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा अंतर होता है, तो उस केस में बॉन्ड तो शेयरिंग वाला बनेगा, लेकिन उस शेयरिंग वाले बॉन्ड पर इफेक्ट ज़्यादा रहेगा जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो बॉन्ड ठीक मिडिल में नहीं रह करके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ, और जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ थोड़ा सा बॉन्ड शिफ्ट होता है तो वहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा माइनस चार्ज बन जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर होता है वहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा प्लस चार्ज बन जाता है। तो इसलिए उसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। कंप्लीटली नहीं हुआ चार्ज, लेकिन इनकम्प्लीट चार्ज बन जाता है। और वैसे कंपाउंड्स अगर वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं तो अपने आयन में स्प्लिट कर जाते हैं, जैसे कि HCl। तो HCl के केस में क्या होता है, HCl के केस हम लोग यहाँ देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करने के लिए लेता है, क्लोरीन अपना ये पूरा करने के लिए लेता है। तो बना क्या इससे HCl, सिंगल बॉन्ड बना है इसमें। लेकिन इस सिंगल बॉन्ड का नेचर क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की रिस्पेक्टिवली बहुत कम होती है। तो इसलिए ये बॉन्ड जो है क्लोरीन की ओर थोड़ा ज़्यादा शिफ्टेड हो जाता है, तो यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज बन जाता है और यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज बन जाता है। तो इस तरीके से बॉन्ड तो आपका HCl ही बना, सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इस पर थोड़ा निगेटिव चार्ज आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया कि ये हमारा जो कंपाउंड है HCl एक पोलर कंपाउंड हो गया। तो जब दो अलग अलग एटम हैं, दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा अंतर होता है, तो इससे जो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड वो पोलर नेचर का हो जाता है, और वैसे कंपाउंड पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। और उसी तरीके से अगर दोनों सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पर Cl सिमिलर हैं, तो अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में होगा, सेंट्रलाइज होगा, तो इसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी ये नॉन पोलर मोलिक्यूल हो गए। तो इस तरीके से पोलैरिटी के आधार पर भी पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड करते हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ऐसा बॉन्ड है जिसमें दो एटम के बीच में तो बॉन्ड बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, बॉन्ड जो पेयरिंग से बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम के द्वारा डोनेट किया जाता है। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब एटम का डोनेशन होता था कंप्लीट, तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्यों कहा जा रहा है? तो कोऑर्डिनेट इसलिए हो रहा है कि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन लगता है वो एक साइड से दिया जाता है, लेकिन वो शेयरिंग होती है। कंप्लीट ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रोवैलेंट में आपका कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो शेयरिंग हो रहा है, लेकिन वन साइडेड शेयरिंग हो रहा है। तो अब जैसे इसको लिख सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ NaCl, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपका 10th लेवल में पढ़े होंगे, 9th में समझे होंगे इसको। तो यहाँ पर
जैसे NaCl का फॉर्मेशन होता है तो उसमें अमोनिया और HCl के बीच रिएक्शन से होता है। तो अमोनिया में NH3 है, तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 5 थे, तो 3 हाइड्रोजन से तो 3 शेयरिंग हो गई, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक 1 पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा जो शेयरिंग में से भाग नहीं लिया। तो किसी भी एटम के पास जब कोवैलेंट कंपाउंड बनता है तो उसमें किसी एक एटम के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाते हैं, एक जोड़े या 2 जोड़े ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर रह सकते हैं जो किसी से शेयरिंग नहीं करते, यानी शेयरिंग में भाग नहीं लेते। तो जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट कंपाउंड के किसी एटम के पास, बेसिकली सेंट्रल एटम के पास बचते हैं जो शेयरिंग में पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पेयर में होते हैं और उनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। तो अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, HCl में यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में H+ हुआ है, Cl- हुआ है, तो ये क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। तो डोनेट करने से एक बॉन्ड बन जाता है और H+ इसमें रह जाता है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो NH3 हो गया और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसने अपना डोनेट किया है इस HCl को, तो एक पेयर डोनेट किया है, तो हमने वहाँ पर एक एरो मार्क दे दिया। ये एरो मार्क कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल होता है। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड के लिए सिंबल हम ये सिंगल डबल ट्रिपल लगाते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम एरो मार्क लगाते हैं। ये एरो मार्क बताता है कि जहाँ जो देगा वहाँ से स्टार्ट होगा और जो लेगा जिस पर जाएगा उधर आपका एरो रहेगा, यानी इसके तरफ से डोनेट किया जा रहा है नाइट्रोजन की तरफ से, और ओवरऑल इस स्पीसीज पर +1 चार्ज आ जाता है और Cl पर -1 चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से NH4Cl का फॉर्मेशन होता है। तो NH4Cl आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपका O3 भी है, H2SO4 भी है, SO4 भी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, बुक में भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑन द होल हमको पर समझना था कि केमिकल बॉन्डिंग के डिफरेंट टाइप्स। ऑक्टेव रूल की चर्चा की है, तो ऑक्टेव रूल में क्या होता है कि कोई भी एटम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की स्ट्रक्चर को यानी ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। हीलियम के नज़दीक वाले को छोड़कर, हीलियम में डुएट पूरा होता है, लेकिन हीलियम को नज़दीक वाले छोड़कर के बाकी जितने एटम्स हैं तो सब अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह ऑक्टेट का स्ट्रक्चर प्राप्त करना चाहते हैं। इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और एक होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो देखिए बेसिकली ये जो डॉट स्ट्रक्चर जो दिखाया जाता है ना, यही बेसिकली लेविस स्ट्रक्चर है। अब इसी को लेविस स्ट्रक्चर में कंप्लीट दिखाना हो तो हमने क्या किया कि ये तो डॉट डॉट दिखा दिए, कैसे शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड से दिखा दिए। इनके पास जितना बाकी बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन उनको भी डॉट से। तो देखिए ये तो शेयरिंग वाला हो गया, बाकी 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ है, इसके पास भी 6, इसके पास भी। तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिख दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो यही ये कर दिए, तो यही अब हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया या लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो किसी भी एटम में जितने पार्ट हैं, अब जैसे यहाँ पर बना हुआ है तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं बचा, ऑक्सीजन के पास ये और ये बच गए हैं लोन पेयर, तो ये दिखा दिए, ऐसे दिखा दिए। यानी किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में लेविस रिप्रेजेंटेशन करना हो तो उसमें क्या करते हैं कि जितना बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को सिंगल डबल ट्रिपल जो हो रहा है उससे दिखा दीजिए, और उसके बाद हर एक एटम के पास जितना उसका रिमेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी दिखा दीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन आपका लेविस या लुईस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो लुईस रिप्रेजेंटेशन को हम सिंपली कह सकते हैं कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन कोवैलेंट कंपाउंड का या कंपाउंड का मॉलिक्यूल का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें उसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हैं वो सभी दिखाए जाएं, तो उनको हम लोग ये लेविस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। तो लेविस रिप्रेजेंटेशन के एक आध एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद कुछ और फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे या अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए ये लेविस स्ट्रक्चर लिखने का तरीका जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए जो हम बनाते हैं तो उसमें कुछ रूल हैं, वो रूल को पहले हम लोग देख लेते हैं, तब उसके बाद उसका कुछ एग्जांपल दिया गया है, बनाना आसान हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कुछ
मोलिक्यूल या कुछ आयन लिख करके कि उसका लेविस रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो इसमें ये रूल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ लेविस रिप्रेजेंटेशन। तो पहला रूल कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। फॉर एनायन each negative charge means addition of one electron, and for cation each positive charge means removal of one electron। तो ये पहला रूल कहता है कि जिस मोलिक्यूल का या जिस आयन का हमको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है तो उसमें देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और उन सारे एलिमेंट्स के कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मालूम हो जाएगी जो हमको फार्मूला में लिखने के लिए नेसेसरी है। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं तो अगर आयन है तो उसमें चार्ज भी होगा, या तो प्लस चार्ज होगा नहीं तो माइनस चार्ज होगा। कैटायन के केस में प्लस चार्ज, एनायन के केस में माइनस चार्ज होगा। तो अगर पहले तो स्पीसीज का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम कर लिए, उसके बाद अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, जितना चार्ज निगेटिव है उतना इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि जनरली द लिस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एटम ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द मोलिक्यूल और आयन। जो आप फार्मूला लिखेंगे तो उसमें एक सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम के रूप में किसको लिखेंगे तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और बाकी उसके टर्मिनल पोजीशन में जाएंगे। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्स बिटवीन द एटम्स इन प्रोपोर्शन टू टोटल बॉन्ड्स फॉर्मिंग ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर डुप्लेट भी ऐड कर दिए हैं वर्ड, नहीं तो बुक में ज़्यादातर ऑक्टेट रूल ही बोलता है। तो ऑक्टेट के साथ आपको माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पर डुप्लेट रूल लगेगा, क्योंकि वो हीलियम की तरह स्ट्रक्चर प्राप्त करना चाहता है। या फिर बाकी के लिए ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए और पहले आप दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग के लिए बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो एक सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हुए आपको पहले बॉन्डिंग दिखाना है। इसके बाद आफ्टर ए काउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। इसका बाद देखिए कि टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं तो वो जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर या तो डबल बॉन्ड के रूप में रहेंगे और नहीं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहेंगे। और ये इस तरह से अरेंज किए जाएंगे कि आपका ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो हो जाए। हाइड्रोजन में तो एक पेयर आएगा तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ऑक्टेट डुप्लेट लिखे हैं, लेकिन ऑक्टेट की कोई ऑक्टेट ही रहेगा, डुप्लेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका पूरा हो ही जा रहा है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही चाहिए, ये आपकी ज़रूरत नहीं, डुप्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले टोटल नंबर काउंट करना है, सेंट्रल एटम को अरेंज करना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सबके पास देना है, और इसके बाद देखना है कि हमारे पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और जहाँ पर ज़रूरी हो तो उसके हिसाब से अब हर एक एटम को देखना है कि उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। और हाइड्रोजन के साथ तो डुप्लेट ऑटोमेटिक एक सिंगल बॉन्ड देने से पूरा हो जाएगा, तो वहाँ आपको सोचना नहीं है। ऑक्टेट रूल के लिए आप देखिए जहाँ पर ज़रूरत है तो जितना इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसी में से आपको हिसाब लगाना है कि हम अब वहाँ पर बॉन्ड देंगे या फिर लोन पेयर के रूप में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। और जब ये रूल फॉलो करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा लेविस स्ट्रक्चर। अब इसी रूल पर आधारित कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसे O2 है तो O2 में 2 O एटम हैं, एक O एटम के पास आप जानते हैं कि 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 एटम में टोटल कितने होगा, 6 और 6 मिलकर के 12 हो गए, कोई चार्ज नहीं है। तो 12 में देखिए सबसे पहले तो हमने किया कि दोनों के बीच में एक दिए, एक बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड। तो जब हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे
तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे घट गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो अब इसके बाद हमारे पास 10 बचे हुए हैं। टोटल 12 थे, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के रूप में लगा दिया हमने, तो अब हमारे पास 10 बचे हैं। तो 10 में क्या हम करें, कैसे लगाएं कि उनका ऑक्टेट भी पूरा हो जाए और सारे इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाए। तो देखिए, इसके लिए एक और बॉन्ड देते हैं, दूसरा तो कोई स्पीसीज नहीं है, तो एक और बॉन्ड देते हैं। तो एक और बॉन्ड देने पर हमारा हो गया 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो अब इसके बाद 8 बचे हुए हैं, और 8 में अगर 4 इधर और 4 इधर दे देते हैं, तो इसके बाद देखिए 4 इसका, आइए 2 बॉन्ड वाला 4, तो 8 हो जाएगा इसका भी, यानी दोनों का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन भी समाप्त हो गया। तो इस तरीके से इसका लेविस रिप्रेजेंटेशन या लेविस स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ऐसे ही O3 की बात करते हैं। तो O3 में ऑक्सीजन के 3 होते हैं। तो 3 में देखिए क्या, एक O, एक यहाँ लिख दिए। अब इस ऑक्सीजन के पास पहले तो दोनों में हम सिंगल बॉन्ड लगा दिए, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दिए। मान लीजिए कि ये हमने नहीं अभी लगाया है, ऊपर वाला बॉन्ड अभी नहीं लगाए हैं। तो देखिए, पहले तो दोनों पर एक एक सिंगल बॉन्ड दे दिए, तो 2 सिंगल बॉन्ड लगा, तो हमारा इस O3 था, तो एक ऑक्सीजन के पास टोटल हमारे पास 6 हैं। तो 3 ऑक्सीजन में 6 3 जा 18, तो 18 में 1 और 2 सिंगल बॉन्ड लगाए, तो हमारे पास कितने खर्च हो गए, 2 2 जा 4 खर्च हो गए। तो अब हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। और 14 इलेक्ट्रॉन्स में इसमें बांटना है, तो 3 जगह अगर हम बांटते हैं, तो 4 4 अगर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे हमारे पास, 4 3 जा 12 और 2 बचेंगे। तो 2 बच रहे हैं, यानी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इसमें नहीं हो पा रहा है। तो हम एक जगह और डबल बॉन्ड देते हैं, तो एक अगर डबल बॉन्ड और दे दिए, तो हम मैंने एक बॉन्ड और बढ़ा दिए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो 1 2 3, यानी अब 3 बॉन्ड हो गए, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हट गए। तो अब हमारे पास 12 बचे। अब उस 12 इलेक्ट्रॉन में हम कैसे हिस्सा लगा सकते हैं, तो 4 4 अगर सबके पास देते हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि 4 इसके पास दिए, तो इसका तो 4 और 2 4 और 4 8 हो जाएगा। इसको भी अगर 4 देते हैं, तो इसका 4 और 4 8, और यहाँ का 2 10 हो जाएगा। तो 10 नहीं करना है हमको, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, 8 ही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसके पास हम लोग 4 नहीं दे सकते। जो सेंट्रल में ऑक्सीजन है, इसके पास तो हम 4 दे दिए, 4 3 12 में 4 दे दिए, तो हो गया इसका काम, 8 पूरा हो गया। लेकिन इसके पास देख रहे हैं कि 2 गो बॉन्ड है, तो 2 दूनी का 4, एक ये है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ रहे हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ रहे हैं, 4 इसको देंगे, तो 8 नहीं होगा, वो 10 हो जाएगा, यानी ऑक्टेट रूल फेल करेगा। तो ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब हमारे पास कितने बच गए, 6 बच गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब दिए, तो 6 में देखिए 6 यहाँ पर दिए, तो 6 इसका और ये बॉन्ड वाला 2 8 हो गया। इसका भी ये हो गया आपका 2 और 4 6 और 2 8 हो गया। इसका भी इस पर 4 हो गया, तो 4 और 4। अब ये फॉर्मल चार्ज प्लस माइनस जो दिया गया है, जब हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन सीखेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि इस पर आपका +1 चार्ज आएगा और इस पर -1 चार्ज आएगा। तो ये फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन में देख लेंगे। पहले डॉट स्ट्रक्चर यही है। इसके बाद है NF3। तो NF3 में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, 2 अलग अलग, इसमें 2 स्पीसीज एटम जो थे वो सेम थे। इसमें N और F है, तो N और F में N आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसको सेंटर में रखेंगे, और F अगल बगल में हो गए। अब फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो 7 तरीका 21, और नाइट्रोजन के पास 5, तो 21 और 5 26 हो गए। तो एक एक तो बॉन्ड दे दिए सिंगल बॉन्ड, तो 6 निकल गए, अब बचे 20। और 20 में आप जानते हैं कि पहले इन तीनों के पास दिया जाए, तो 6 18 हो गया, 6 6 दे दिए तो, और यहाँ पर 2 दे दिए, तो 20 खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर 2 और बाकी में 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब देख लीजिए कि ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 6 है और 2 ये, एक बॉन्ड का मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है कि वो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो 6 और 2 8 हो गया, इसका भी 6 2 8, इसका भी 6 2 8, इसका 2 और 2 4 2 6 2 8, सबका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। तो ये आपका सही हो गया। अब ऐसे ही कार्बोनेट 2+ है, तो कार्बोनेट में देखिए पहले कैसे निकलें। कार्बोनेट में कितना है, तो कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 6, तो ऑक्सीजन 3 है,
तो 6 3 जा 18 और 4 22 हुआ, और इस पर 2 प्लस है यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटा देना है, तो अब 20 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो देखिए क्या होगा। पहले तो हम कार्बन को सेंटर में रखेंगे क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इसके बाद ऑक्सीजन हम लगा दिए तीन तरफ, ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर देखिए एक पहले सिंगल बॉन्ड दिए, तो 1 2 3 अगर डबल नहीं दे करके यहाँ पर सिंगल देते तो 1 2 3 बॉन्ड होता, तो 3 बॉन्ड में हमारा निकल गया 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलने के पास हमारे पास 20 में से 6 निकल गए तो कितने बचे? 14 बचे। तो 14 में हम पहले अगर 4 का हिसाब लगाते हैं तो 4 देते हैं, तो 4 यहाँ दिए, 4 यहाँ दिए और 4 यहाँ दिए। जैसे मान लीजिए कि अभी इसको हटा देते हैं हम समझाने के लिए, इसका भी 2 हटा दिए, इसका भी 2 हटा दिए। पहले हमने कार्बन लिखा, 3 बॉन्ड दिए, तो 3 के साथ कितना हो गया? 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ख़त्म। अब इसके बाद बचा हुआ है कितना? तो 14। तो 14 में हम 4 को पहले बांटे 3 जगह, तो 4 को बांटे अगर 3 जगह तो कितना हुआ? 4 ये 8 और 4 12 हो गए, तो 12 और 6 18 हो गए। अभी 2 हमारे पास बचे हुए हैं, और टोटल हमारा कितना था? तो ऑक्सीजन O3 था, तो 36 18 और 4 22 में से 2 घटाए तो 20 था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं, इस ऑक्सीजन में हम दे रहे हैं तो कितना? तो इसके पास होना चाहिए हमारा टोटल ये 4 4 8 4 12 और 2 यहाँ पर प्लस है ना, कार्बोनेट यहाँ पर 2 माइनस नहीं होगा, 2 प्लस होगा। यहाँ पर ये कार्बोनेट में 2 माइनस होगा, 2 प्लस नहीं होगा, क्योंकि कार्बोनेट हमेशा माइनस में आता है। तो अब देखिए इसका कितना टोटल हुआ, तो 18 4 22 तो 24 हो गया। तो 24 में हमने पहले 3 बांट दिया, तो 6 निकल गया, तो 24 में से 6 निकला, तो अब का कितना हुआ? टोटल 18। 18 में हम लोग देखें तो 18 में अगर 3 जगह बांटते हैं तो 36 18 6 को हो गया। तो 6 को अगर सबको बांटते हैं, मान लीजिए कि इसको भी 6 को बांट देते, तो देखिए अब क्या होता है। इसका तो 6 और 2 8 पूरा हो गया, इसका भी 6 2 8 पूरा हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसका भी 6 2 8 पूरा हो गया। तो 36 18 को हम दे चुके हैं, और हमारे पास अभी 18 6 24 को दे चुके हैं। तो हमारे पास अब है क्या चीज़ कि इलेक्ट्रॉन तो सब बंट गए, 24 इलेक्ट्रॉन थे, 24 हमने बांट दिए, 36 18 और 3 बॉन्ड के लिए 6, तो 24 हो गए। लेकिन अब देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। लेकिन कार्बन के लिए हम देख रहे हैं कि कार्बन में 2 2 4 और 2 6 ही हुए, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन में हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से सेंट्रल वाले से एक पेयर हटा करके और वो पेयर यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ जब लगाएंगे तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया और साथ में कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये आपका कार्बोनेट का हो गया। अब इसके बाद है HNO3। तो HNO3 में देखिए कि एक तो H एक साइड में हो गया, और NO3 में N का आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो N लगा दिए, इसके बाद ऑक्सीजन इसके 3 तरफ लगा दिए। अब शेयरिंग करना है तो देखिए पहले तो सब जगह सिंगल दे दिए, यहाँ भी एक सिंगल ही मानिए, तो एक अगर सिंगल दिए हैं तो कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8 को इलेक्ट्रॉन आपने खर्च कर दिया। इलेक्ट्रॉन है कितना? तो हाइड्रोजन में 1 होता है, नाइट्रोजन में 5, तो 1 और 5 6 हो गया, हाई हो गया 36 18, तो 18 6 24 हो गया। तो 24 में 1 2 3 4 को बॉन्ड तो हम दे दिए, तो 4 दूना 8 को इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब बचा कितना? तो अब बचा हुआ है हमारे पास ये 24 में से 8 निकल गए, तो टोटल हमारे पास बचे हुए हैं ये 16। अब 16 में यहाँ तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, तो अब इधर बांटना है। तो इधर बांटने में है क्या है कि हम अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, तो इस पर 4 देने से काम खत्म हो गया। अब बाकी जगह 4 4 अगर बांट देते हैं तो 4 3 12 हुआ, अभी 4 बचे हुए हैं। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो देखिए अब इसमें 2 लगा दिए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा,
तो अब हमारे पास 2 बच गए, और 2 बच गए तो इसमें इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, और नाइट्रोजन का अभी 3 गो है। तो अगर यहाँ हम देते आइस ऑक्सीजन का भी नहीं है, तो अगर यहाँ एक बॉन्ड दे देते हैं तो इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया। तो इस तरीके से HNO3 है, ये +1 और -1 जो चार्ज दिया गया है ये फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज के बारे में चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर रहे हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी एजुकेशनल वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद चूँकि बीच बीच में कहीं स्टेप समझाना पड़ता है तो वहाँ पर आपको चेंज हो सकता है, तो अगर स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप पूरा देखें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फॉर्मल चार्ज और उसके बाद वाले और जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए और अच्छे से समझिए, ताकि आपको केमिकल बॉन्डिंग पर अच्छी तरह से कमांड हो जाए। तो आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।